कई साल पहले हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक डार्लिंग परिवार रहता था। उनके परिवार में 3 बच्चे थे। उनके नाम थे जैन, माइकल और वेंडी। वेंडी हमेशा अपनी माँ को बताती थी कि किस तरह से पीटर पैन उसके कमरे में बांसुरी बजाता था। माँ हमेशा उसे कहती थी कि ये सब उसकी कल्पना है। कमरे में पत्ते भी दिखाई देते थे जो उसे उलझन में डाल देते थे। वेंडी हमेशा कहती थी कि पत्ते पीटर पैन से गिरते हैं। एक रात जब उसके माता पिता बाहर गए हुए थे और बच्चों को घर पर अकेले छोड़ा था, जब उन्हें नींद आई वो सारे सो गए। पीटर पैन कमरे में आया और उन पत्तों को खोजने लगा जो वहाँ छूट गए थे। उसी पल वेंडी जाग गई। पीटर पैन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आप असली हैं, इस पर किसी को भी विश्वास नहीं। वेंडी ने पीटर को पत्ते वापस कर दिए जिन्हें वो पीटर के लिए छुपा रही थी। उसे पीटर बहुत पसंद आया। वेंडी, क्या मैं तुम्हें एक अद्भुत साहसिक कथा सुना सकता हूँ? मुझे साहसिक कहानी नहीं सुननी है, मैं एक पीटर पैन जीना चाहती हूँ। उसी समय पीटर की छोटी मित्र परी टिंकर बेल खिड़की से अंदर आई। मुझे पता था तुम यही मिलोगे। क्या तुम मेरे बिना एक नए साहस की तैयारी कर रहे थे? तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना कुछ कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। वेंडी ने अपने भाइयों को जगाया। उन्होंने पीटर पैन और टिंकर बेल को आश्चर्य से देखा। अच्छा, तो तुम उड़ने के लिए तैयार हो? टिंकर बेल ने परों की धूल झटकी और बंद कर लिए और वो हवा में तैर गए और सबने एक साथ घर छोड़ दिया। बच्चे तुरंत ही नेवरलैंड की ओर बढ़ रहे थे। लंबी यात्रा के बाद वे नेवरलैंड पहुंचे। जल परियां, जंगली जानवर, इंडियन समुद्री डाकू और खोए हुए लड़के भी थे। उन सब में सबसे खतरनाक थे कैप्टन हुक। कैप्टन हुक पीटर पैन का दुश्मन था। इसका कारण ये कि एक बार जब वो लड़ रहे थे, पीटर ने उसका हाथ काटा था और एक विशाल मगरमच्छ ने वो खा लिया था। उसके हाथ के साथ उसने घड़ी भी निगल ली थी और इसलिए मगरमच्छ हमेशा टिक टॉक आवाजें करता था। इसलिए कैप्टन हुक को हमेशा पता चल जाता था कि मगरमच्छ पास में है, उसकी टिक टॉक आवाज की वजह से। डेक पर अपनी दूरबीन से चारों ओर देखते हुए कप्तान को सामने की पहाड़ी पर पीटर पैन बच्चों के साथ दिखाई दिया। उसने तुरंत आदमियों को तोपों में आग लगाने के आदेश दिए। पीटर पैन और बच्चों को तोपों से दूर जाना बहुत मुश्किल था। टिंकर बेल, तुम बच्चों को किसी सुरक्षित जगह ले जाओ, मैं हुक से निपटता हूँ। टिंकर बेल को वेंडी से बहुत जलन होती थी, इसलिए वो उसे पीटर पैन से दूर रखना चाहती थी। कुछ बहाने बनाकर उसने वेंडी को वहीं पहाड़ी पर छोड़कर जिन और माइकल को समुद्र तट पर एक सुरक्षित जगह ले गई। द्वीप पर रहने वाले एक खोए लड़के ने वेंडी को दूर से देखा और उसे दुश्मन समझकर घायल कर दिया। उसी समय पीटर पैन कैप्टन हुक से लड़ रहा था, लेकिन अचानक उसका हाथ खाने वाला मगरमच्छ देखकर डर के मारे हुक भाग गया। जब पीटर पैन वापस आ रहा था, तब उसने वेंडी को चट्टानों पर घायल पड़ा हुआ देखा। वो बहुत परेशान हो गया। खोए हुए लड़कों को खेद हो रहा था जब उन्हें पता चला कि वेंडी दुश्मन नहीं बल्कि पीटर की दोस्त है। मैंने बच्चों को आपके सहारे छोड़ा था। टिंकर बेल को भी दुख हुआ। उसने महसूस किया कि उसने बहुत गलत किया है। मुझे माफ कर दो पीटर, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ।
खोए बच्चों ने वेंडी और उसके भाइयों के लिए एक खूबसूरत घर बनाया। रात में वे सभी पेड़ों के नीचे घर में सोते और वेंडी की कहानियों को सुनते और पीटर घर के बाहर निगरानी करता था। एक दिन जब वे चट्टानों पर आराम कर रहे थे तो उन्होंने समुद्री डाकुओं को आते देखा। समुद्री डाकुओं ने भारतीय प्रमुख की बेटी को बंधक बना लिया था। पीटर पैन और लड़के प्रमुख की बेटी को बचाने चले गए। उनके और समुद्री डाकुओं के बीच बड़ी लड़ाई हुई। अंत में उन्होंने बेटी को बचा लिया और उसे प्रमुख के पास ले गए। उस दिन के बाद इंडियंस, पीटर पैन और खोए लड़के बहुत करीबी दोस्त बन गए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने लड़कों की रक्षा के लिए अपने 2 श्रेष्ठ आदमियों को पीटर पैन के साथ रहने के आदेश दिए। बेशक कैप्टन हुक इस बारे में क्रोधित थे। एक दिन मैं तुम्हें हराऊंगा पीटर पैन, और तुम बच नहीं पाओगे। हाँ। एक रात जब वेंडी अपने परिवार की कहानी बताने लगी, तब पीटर को एहसास हुआ कि वो और उसके भाई परिवार को कितना याद कर रहे हैं। इसलिए उसने कहा कि अगर वे चाहे तो वापस जा सकते हैं, पर वे रहना चाहते थे। जब वे लंबी यात्रा के लिए पैकिंग कर रहे थे, तो समुद्री डाकुओं ने उन पर हमला किया। भारतीयों के लिए जाल फैलाकर उन्हें पकड़ने के बाद समुद्री डाकुओं ने लड़कों को पकड़ लिया। पीटर पैन घर पर सो रहा था और लड़कों के साथ क्या हुआ इस बात से अनजान था। कैप्टन हुक ने उसे सोते हुए देख लिया था। वो पीटर पैन के घर का दरवाजा खोल नहीं सका। फिर भी उसने साथ लाया जहर दरवाजे के नीचे की बोतल में भर दिया, जिसकी वजह से पीटर देर तक सोता रहा। पीटर पैन पूरा दिन सोता रहा और जब वो उठा, टिंकर बेल अंदर आई। जो कुछ भी लड़कों के साथ हुआ बताने पर पीटर पैन और टिंकर बेल लड़कों को बचाने निकल पड़े। जब वे समुद्री डाकुओं के मुख्यालय हैप्पी रॉक पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पहरेदारी पर कोई समुद्री डाकू नहीं था। जब वे चट्टान की दूसरी तरफ गए तो वहां का नजारा देखकर चौंक गए। वेंडी, जैन, माइकल और खोए हुए लड़के सभी खंभों से बंधे हुए थे और कैप्टन हुक हाथ में जलती मशाल पकड़े हुए था। हमारी आखिरी इच्छा क्या है? वेंडी, जो सबसे बड़ी थी, उसने बोलना शुरू किया। प्रिय दोस्तों, मेरे आखिरी शब्द वो होंगे जो तुम्हारी माँ ने बताए होंगे। अगर आज वो यहाँ होती तो कहती कि डरने की कोई बात नहीं और निडरता से अपनी मौत का सामना करो। साहसी बनो, दयालुता हमेशा जीतती है, हमेशा। वेंडी के शब्द सुनकर कैप्टन हुक को बड़ा गुस्सा आया। वो उसे नाव पर ले आया और उसे एक बड़े खंबे से बांध दिया। इसी समय पीटर पैन और टिंकर बेल लड़कों को वहाँ बचाने आ पहुँचे। इसी समय भारतीय और उनके प्रमुख भी वहाँ मदद के लिए आ पहुँचे। इससे पीटर पैन बहुत खुश हुआ क्योंकि उनकी मदद से उन्होंने लड़कों को बचा लिया। अब वेंडी को छुड़ाने का समय था। पीटर पैन और लड़के कैप्टन हुक के जहाज पर पहुँचे, जहाँ कुछ ही समुद्री डाकू बचे हुए थे, और जब उन्हें एहसास हुआ कि वो पिट जाएंगे, वे जहाज से कूद गए। हुक, छुपने के लिए कोई जगह नहीं है, समर्पण कर दो। पीटर पैन और लड़कों ने कैप्टन हुक की तरफ बढ़ना शुरू किया ताकि वो पीछे की ओर चल सके, और अचानक उसने एक आवाज सुनी। वो आवाज जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। डर के मारे कैप्टन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो मगरमच्छ उसका पानी में गिरने का इंतजार कर रही थी। बचाओ! पलक झपकते ही वो नाव की दूसरी ओर भागा और पानी में कूद गया। जितनी जल्दी हो सके उसने तैरना शुरू किया। पीटर पैन और लड़के हंसने लगे। उस पल से हुक का जहाज लड़कों का था और उनके कप्तान पीटर पैन थे। हम आपके आदेश के लिए तैयार हैं, कैप्टन पीटर। चलो चलते हैं।
लड़कों ने रस्सियों को उतार दिया और पालिया अपनी सारी शक्तियों से उठी। टिंकरबेल, चलो उड़ते हैं डार्लिंग परिवार के घर की तरफ। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए। वेंडी, जैन, माइकल अपने माता पिता के पास जाने वाले थे, जिन्हें वे बेहद याद कर रहे थे। जब टिंकरबेल ने परों की धूल झटकी, अचानक जहाज हवाई जहाज बना और आकाश में उड़ने लगा। वेंडी घर जाने के लिए और उन्हें पीटर पैन, टिंकरबेल और नेवरलैंड के बारे में बताने के लिए बेचैन थी। उस दिन से नेवरलैंड उनका दूसरा घर था और पीटर पैन उनका सबसे अच्छा दोस्त। कई सालों पहले एक छोटे से शहर में एक खिलौने वाला रहता था जिसका नाम जिपेटो था। वो लकड़ी के खिलौने बना के बेचता था। उसे जिंदगी में एक ही दुख था कि उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन जंगल में उसे एक पेड़ का तना मिला जो खिलौना बनाने के लिए सही था। बिल्कुल सही है ये लकड़ी, मैं इससे एक प्यारा सा पुतला बनाऊंगा। जिपेटो वो लकड़ी लेके अपनी वर्कशॉप की ओर चल पड़ा। अपनी टेबल पे उसे रख के उससे पुतला बनाना शुरू किया। अचानक से कुछ अजीब सा हुआ। एक आवाज आई उस लकड़ी से। पहले तो जिपेटो चौंक गया, पर फिर उसे लगा कि उसने गलत सुना और उसने पुतला बनाना चालू रखा और फिर वही आवाज वापस आई। लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे कान भी बजने लगे हैं। जिपेटो ने अपना काम चालू रखा। सबसे पहले पुतले का चेहरा बना, फिर उसके हाथ और पैर। जिपेटो का पुतला पूरा बन गया। उसे कुर्सी पर रख के उसने सफाई शुरू की। तभी उसे एक आवाज आई, हेलो। जिपेटो ने यहाँ वहां देखा, पर उसे पुतले के अलावा और कुछ नहीं दिखा, तो उसने अपना काम चालू रखा। थोड़ी देर में वो पुतला कुर्सी से नीचे कूदा और नाचने लगा। ये देख के जिपेटो का सर चकरा गया। अरे बाप रे, इस पुतले में तो जान है। ये कोई बच्चा तो नहीं था, पर बच्चों की तरह ही हंसता बोलता और नाच रहा था। जिपेटो ने उसे उठाया। अब से तुम्हारा नाम पिनोकियो है मेरे बच्चे। जिपेटो और पिनोकियो खुशी से रहने लगे। पिनोकियो के स्कूल जाने का समय हो गया था, पर जिपेटो के पास उसके स्टेशनरी के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए जिपेटो ने अपना कोट बेच के उसके पैसे पिनोकियो को दिए। पिनोकियो उन पैसों के साथ स्कूल की ओर चल पड़ा, रास्ते में सारे लोगों और दुकानों को निहारते हुए। अचानक उसे सामने एक जगह खलबली सी दिखी। क्या हो रहा है जानने के लिए वो भीड़ के बीच में गया और आसानी से उस पार पहुंच गया। छोटा सा उस पार था एक रंग बिरंगा टेंट, सर्कस टेंट। वहां पे एक जोकर टिकट लेने के लिए लोगों को बुला रहा था। पिनोकियो को देखना था कि अंदर है क्या, पर उस जोकर ने उसे रोक लिया और कहा,
अंदर जाने के लिए पैसे लगते हैं। पिनोकियो को उन पैसों का ख्याल आया जो जिपेटो ने उसे स्कूल के लिए दिए थे। पैसे हैं मेरे पास। उसने वो पैसे निकाले और जोकर को दे दिए। टेंट के अंदर बड़ा मजा आ रहा था। उसने वहाँ कुछ पुतले देखे जो स्टेज पे नाच रहे थे। ये दोनों भी लकड़ी के बने हैं। पिनोकियो भी स्टेज पे चढ़कर उनके साथ नाचने लगा, पर ये वहां खड़े दर्शकों को नहीं पसंद आया। सर्कस का मालिक जो ऊपर से इन पुतलों को डोरी से नचा रहा था, बड़ा खुश हुआ एक जिंदा पुतला देख के। अरे वाह, क्या बात है! बिना डोरी का ये पुतला, ये तो मुझे अमीर बना देगा, माला माल बना देगा। शो के खत्म होते ही उसने पिनोकियो को पकड़ा और उसे बंदी बना लिया। पिनोकियो को बड़ा दुख हुआ कि उसने जिपेटो की बात नहीं सुनी और स्कूल नहीं गया, तो वो रोने लगा। पिनोकियो को इस तरह अफसोस करते हुए देख एक फेरी वहां आई। तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए थी, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, पर वही गलती फिर मत करना। पिनोकियो बहुत खुश था। पर अब कोई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? फेरी ने जादू किया और पिनोकियो के हाथ में पैसे आ गए। इस पैसे का गलत इस्तेमाल मत करना, अब सीधे स्कूल जाओ। फेरी ने उसे सर्कस से छुड़ा लिया। खुशी से घूमते गाते पिनोकियो स्कूल की ओर चल पड़ा फिर से। उसे इतनी खुशी में देख चालाक लोमड़ी और उसका दोस्त बावली बिल्ली उसके रास्ते में आ गए और उससे पैसे ठगने का प्लान बनाया। अरे भाई, इतने झूमते घूमते कहाँ जा रहे हो? मैं अपने लिए स्टेशनरी खरीदने जा रहा हूँ। अरे इतने से पैसे में स्टेशनरी कौन देगा मेरे भाई? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? हमें ये पैसे दे दो, हम इसे जादुई खेत में बो देंगे, फिर तुम्हारे पास भी एक अपना धन वृक्ष होगा। जब चाहो जाके उसमें से पैसे तोड़ लिया करना। भोले भाले पिनोकियो ने लोमड़ी की बात मान के उससे पैसे दे दिए। पैसे लेके लोमड़ी और बिल्ली उड़नछू हो गए। पिनोकियो को चिंतित देख के फेरी फिर से आई। तुम अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे? मैंने जो पैसे दिए थे स्टेशनरी के लिए वो कहाँ हैं? फेरी को मालूम था कि उसने पैसे लोमड़ी को दे दिए हैं। उसने पिनोकियो से कहा, मुझसे झूठ मत बोलना वरना पनिश करूंगी मैं। फिर भी पिनोकियो ने झूठ बोला। मैंने स्टेशनरी खरीद लिया पर स्कूल में रख दिया है। इतना बोलते ही उसकी नाक लंबी होने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो? जैसे जैसे वो झूठ बोलता गया उसकी नाक और लंबी होती गई, इतना लंबा कि अब सर हिलाना मुश्किल हो गया था। अरे रे, ये क्या हो रहा है? फिर उसने फेरी को सच सच सब बता दिया कि क्या हुआ था। पिनोकियो ने सच्चाई का रास्ता चुना, इसलिए फेरी ने उसकी नाक ठीक कर दी। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुमने सच कहा। जादू से उसने वो पैसे पिनोकियो को दे दिए जो लोमड़ी ने उससे लिए थे और उसे समझाया कि पैसे बर्बाद ना करे। फिर से पैसों को हाथ में लिए पिनोकियो झूमते गाते फिर से आगे बढ़ने लगा और अब एक नई मुसीबत सामने आई। सर्कस का मालिक जिसने उसे बंदी बनाया था वही खड़ा था। सर्कस वाला पिनोकियो से बहुत नाराज था क्योंकि वो वहां से भाग गया था। वो उसे पनिश करना चाहता था।
उसने पिनोकियो को उठा के समंदर में फेंक दिया। पिनोकियो समंदर में गिरा तो सही, पर डूबा नहीं। वो ऊपर ही रहा क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था। उसको ऊपर रहने में बड़ा मजा आ रहा था और उसने हाथ पांव चला के तैरना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे किनारे की तरफ जाने लगा। अरे, ये क्या हुआ? कहाँ हूँ मैं? पिनोकियो ने अचानक खुद को एक अंधेरी सी जगह में पाया। इधर उधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। असल में पिनोकियो को एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया था और अब वो उसके पेट के अंदर था। दूसरी तरफ जिपेटो पिनोकियो को लेकर चिंतित था और उसे ढूंढने बाहर निकला। पिनोकियो, पिनोकियो। आखिर में वो उस जगह पहुंचा जहां से पिनोकियो को समंदर में गिराया गया था। वहां मछुआरों से पूछा। एक मछुआरे को पता था उस लड़के के बारे में। उसने बोला कि वो समंदर में गिर गया था। जिपेटो ने उसे मदद मांगी। उन्हें मालूम था कि जिपेटो एक अच्छा इंसान है। वो तैयार हो गए उसकी मदद करने के लिए। जिपेटो को उसने एक छोटी सी नाव दी पिनोकियो को बचाने के लिए। जिपेटो नाव लेके समंदर में जाता रहा। थोड़ी देर में एक भयानक तूफान आने लगा। इस छोटी सी नाव से बड़े बड़े लहरों का सामना नहीं किया गया और वो डूब गई। और जिपेटो अचानक समंदर के पानी में था। जिपेटो की उम्र बहुत ज्यादा थी और उसे तैरना भी नहीं आता था। वो समंदर की गहराइयों में जाने लगा। उसी समय जिस बड़ी मछली ने पिनोकियो को निगला था, उसी ने जिपेटो को भी निगल लिया। जिपेटो उसके गले से उतर के सीधा पेट में गया और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसे ये आवाज एकाएक पहचान में आ गई। पिनोकियो, मेरे बच्चे, तुम मिल गए आखिर। कितना परेशान था मैं। अपने पापा की आवाज सुन के पिनोकियो रोते हुए उनसे गले मिला। सॉरी पापा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। ये देख के कि इस बार पिनोकियो सच में बुरा महसूस कर रहा था, फेरी ने उन दोनों को मछली के पेट से निकालकर सही सलामत किनारे पे पहुंचा दिया। उस दिन से पिनोकियो सयाना हो गया और हमेशा अपने पापा की सुनता। हर रोज वो स्कूल जाता और स्कूल के बाद पापा की मदद करता। फेरी ने देखा कि पिनोकियो ने खुद को इतना अच्छा बच्चा बनाया और उसे इनाम देने की सोची उसने। एक रात जब पिनोकियो सो रहा था, वो उसके पास आई और उस पे जादू किया। सुबह होते ही पिनोकियो स्कूल के लिए तैयार होने लगा। उठते समय उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग है। उसने अपने हाथ देखे, फिर बाकी शरीर देखा। वो चौंक गया। वो अब लकड़ी का ना रहा। वो सभी इंसानों की तरह था, वैसी ही चमड़ी थी। वो कूद के अपने पापा के पास गया। पापा, पापा, मुझे देखो। अपने बेटे को पूरी तरह इंसान हुए देख जिपेटो बहुत खुश हुआ। पिनोकियो, अब तुम मेरे असली बेटे हो। पापा बेटे दोनों गले मिले, आंखों में आंसू लिए खुशी के। पिनोकियो ने फिर कभी झूठ नहीं कहा और उसकी नाक जैसी की तैसी रही।